हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक नया बिजनेसमैन हो तो आपको जीएसटी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जीएसटी फॉर न्यू बिजनेसमैन इस टॉपिक में वार्तालाप करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग एफएक्यू लेंगे और इससे आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हु कैन टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन? इसका आंसर है, जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं उनको जीएसटी नंबर लेने होंगे। सप्लाई यहाँ पे एक वाइड मीनिंग को बियर करते हैं और हम लोगों का जो जीएसटी लॉ है वहाँ पे सप्लाई वर्ड को मेंशन किया गया है। एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं कि अगर आप गुड्स का खरीदारी करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तब आपको जीएसटी नंबर लेने का आवश्यकता है। पर वो सारे गुड्स और सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट लिस्ट पे है, वो सारे गुड्स या सर्विसेज का अगर आप डीलिंग करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आ रहा है कि कैन ए सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल कैन टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है यस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर रमेश कुमार जो है वो एक जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। वो अपने खुद का नेम पे या फर्म के नेम पे जीएसटी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसेस रमेश कुमार और मिसेस कुमार एंटरप्राइज, इन दोनों में से किसी नाम पे वो जीएसटी नंबर ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कैन एनी वन टेक वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है यस। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट का जो मीनिंग है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। जैसे मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल में ये रूल अभी लागू है कि अगर आप गुड्स का खरीदारी करते हो यानी गुड्स से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हो, तो अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 40 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। पर जैसे ही वो 40 लाख का लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तब आपको जीएसटी नंबर लेना होंगे। और अगर हम लोग सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे यानी वेस्ट बंगाल पे ये लिमिट है 20 लाख रुपए। तो जब तक आपका स्टेट पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं कर जाते, मतलब आपका टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो आप चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, इज देयर एनी डिफरेंस इन जीएसटी रेट फॉर इंडिविजुअल फर्म या कंपनी? इसका आंसर है नहीं। जीएसटी रेट एक यूनिफॉर्म रेट है और ये जीएसटी रेट बेस करता है एचएसएन कोड या एसएससी कोड के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल हो या आप एक कंपनी हो, आपके लिए जीएसटी रेट यूनिफॉर्म है। अब अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, आफ्टर गेटिंग जीएसटी नंबर एम आई बाउंड टू फाइल रिटर्न इफ ए नो बिजनेस टेक्स प्लेस? यानी कि अगर आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो क्या आपको मैंडेटरीली जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे? जी हाँ, आपको मैंडेटरीली जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। यहाँ तक कि अगर आपका पिछला महीना या पिछला क्वार्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तब भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। और अगर आप ड्यू टाइम में रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको लेट फीस देने होंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन? अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आधार लिंक्ड विथ फोन नंबर फॉर इंडियन सिटीजन। ये पहले नहीं था। 21 अगस्त के बाद ये नया एक प्रावधान आया है कि अगर आपका आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंकिंग है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएगा, वरना आपको वेट करने होंगे क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर आके आपके फील्ड में वेरीफाई करेंगे। अगला पॉइंट पे आते हैं। एक्टिव पैन नंबर चाहिए अगर आप इंडियन सिटीजन हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड तो होंगे नहीं। उस केस में आप पासपोर्ट और दूसरा जो लीगल आपका पेपर्स है उस पेपर्स के हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसको छोड़ के हमको चाहिए एक फोटोग्राफ, एक फ्रेश ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फ्रेश इसलिए क्योंकि उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर पे पहले कहीं भी आप जीएसटी नंबर का अगर अप्लाई किए हो तो दोबारा आप उस ईमेल और मोबाइल नंबर की यूज़ नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट और नो ऑब्जेक्शन। अगर आपका खुद का जगह है तो आपके नाम का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो सफिशिएंट है। अगर आप किराए पे बिजनेस कर रहे हो तो लैंडलॉर्ड का नाम पे इलेक्ट्रिक बिल और रेंट एग्रीमेंट चाहिए। ये रेंट एग्रीमेंट जो है इसको ज़रूर नोटराइज करा लीजिए। अगर आप फर्म है तो ऊपर में जितना डॉक्यूमेंट्स हम बताए उसको छोड़ के पार्टनरशिप डीड चाहिए और एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। अगर हम कंपनी की बात करें तो मेमोरेंडम आर्टिकल और ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शैल आई नीड टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट टू गेट जीएसटी नंबर। जैसे हम लोग जानते थे कि वैट में हम लोग जब वैट नंबर के लिए अप्लाई करते थे तो हम लोगों को 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था। पर यहाँ पे ऐसा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। आपको सिर्फ प्रोफेशनल फीस देने होंगे टैक्स कंसल्टेंट या प्रैक्टिसिंग सीए को, या जो ऑथराइज जीएसटी प्रैक्टिशनर है जो आपके बिहाफ में काम करके देंगे, उनका जो प्रोफेशनल फी है आपको उतना ही पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन आई अप्लाई फॉर जीएसटी बाई माई सेल्फ ऑल्दो आई डू नॉट हैव कॉमर्स बैकग्राउंड। तो जो नॉन कॉमर्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर वो चाहे तो क्या वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप चाहे तो कर सकते हैं, पर ये एडवाइजेबल है कि आप कोई प्रोफेशनल से मदद लेके ही कीजिए, क्योंकि वो आपको कई सारे इशू में वैल्यूएबल एडवाइस देंगे। जैसे आपको वो बता देंगे कि आपके लिए रेगुलर या कॉम्पिटिशन कौन सा स्कीम बेटर है, या वो आपको बता सकते हैं कि प्रॉपर जुरिडिक्शनल ऑफिस क्या है, और अदरवाइज आपको बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स तो उनसे मिल जाएंगे। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कोई प्रोफेशनल की मदद से ही आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैन आई डू द रजिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ए पर्सन सिटिंग इन साइबर कैफे और स्टडिंग इन क्लास 12। तो क्लास 12 का जो बच्चा है या साइबर कैफे में जहाँ से हम लोग अपना कोई भी एग्जाम का एडमिट कार्ड या दूसरा कोई प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं, क्या वहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं? तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से करवाइए, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है और एक वाइड फील्ड है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनके मदद से आप काम करेंगे तो ये आपके लिए सहूलियत होगा। अगला पॉइंट में आते हैं। क्वेश्चन है, डू आई नीड टैली और एनी सॉफ्टवेयर टू फाइल जीएसटी रिटर्न। तो इसमें हम लोगों का जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपका लिमिटेड नंबर ऑफ इनवॉइस है, 10 या 20 इनवॉइस है, तो आप मैनुअली बोलने का मतलब है आप एमएस एक्सेल या स्प्रेडशीट में बना सकते हैं। पर अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें पूछा गया है, आई डू नॉट वांट टू मेंटेन डिटेल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कीप अकाउंटेंट इन माई ऑफिस, हाउ कैन आई फाइल जीएसटी रिटर्न। ये बहुत ही एक आम सवाल है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ये नहीं चाहते कि वो अपने ऑफिस में या दुकान में कोई अकाउंटेंट को रखे, क्योंकि उसमें उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे? इसका आंसर है कि आप पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, कैन आई आउटसोर्स जीएसटी फाइलिंग वर्क टू सम प्रोफेशनल। इसका आंसर है कि अगर आपके इन हाउस में कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और आपके पास खुद का अकाउंटेंट है या आप अपने स्टाफ से अकाउंटिंग का काम करवाते हैं, तो आप उनसे अकाउंटिंग का काम करा लीजिए। पर जीएसटी फाइलिंग के लिए आप कोई प्रोफेशनल का मदद बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खुद अकाउंट्स बना रहे हैं तो जीएसटी प्रोफेशनल जो है वो आपका काम नहीं करेंगे, बिल्कुल वो आपके बिहाफ में जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, विल माई बैंक स्टेटमेंट बी टैलीड वाइल फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। हालांकि जीएसटी एक्ट में इसका कोई कंपलसरी बाइंडिंग तो नहीं है, पर ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ एक बार मैच करा के फिर जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाए। इसमें हम लोग जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जाके जब हम लोगों का अकाउंट्स ऑडिट होते हैं या आपको जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे, तब आपको सहूलियत होगा। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ है वो भी तब आपको देखा जाएगा, और साथ बाई साथ आपका जीएसटी में कितना टर्नओवर डिक्लेयर हुआ है वो भी देखा जाएगा। तो दोनों में अगर बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है तो उस केस में अकाउंट्स बनाने में बहुत दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, विल जीएसटी इंक्रीज माई प्रोडक्ट कॉस्ट। इसका आंसर है कि जीएसटी जो है वो एंड यूजर बेयर करते हैं, ना कि बिजनेसमैन। इसलिए अगर आप 100% गुड्स का खरीदारी कोई रजिस्टर्ड डीलर से करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। पर अगर आप जीएसटी लॉ को वायोलेट करके कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसके लिए आपको आउट ऑफ पॉकेट गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, कैन आई क्लेम क्रेडिट ऑफ जीएसटी दैट आई पे ड्यूरिंग परचेज ऑफ मटेरियल। इसका आंसर है कि बिल्कुल, आप सामान जब खरीदे थे तो जितना जीएसटी पे किए थे उसका पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और इसी को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। अगला क्वेश्चन है आईटीसी से जुड़ा हुआ, क्या गवर्नमेंट मुझे मेरा आईटीसी पे बैक कर देगा? जैसे हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स में गवर्नमेंट मेरे बैंक अकाउंट में जो रिफंड का पैसा है वो डाल देता है। तो क्या आईटीसी के केस में पैसा होगा? इसका आंसर है नहीं। आप जो सेल करेंगे और सेल के टाइम जो आपका जीएसटी लायबिलिटी आएगा उसी से आपका ये आईटीसी एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मैंने किसी महीने पे परचेज सेल से ज़्यादा है तो क्या मुझे कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका आंसर येस, ऑफ कोर्स, प्रोवाइडेड यू आर इन रेगुलर स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। रेगुलर और कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे।
अब ये क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई रिवाइज माई जीएसटी रिटर्न? इसका आंसर है कि जीएसटी 3B CMP 08 ये रिवाइज अब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर जीएसटी 1 हम लोग रिवाइज कर सकते हैं पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। अगला क्वेश्चन है, डू आई नीड टू फाइल रिटर्न इन एवरी मंथ? तो इसका आंसर है कि अगर आप रेगुलर स्कीम पे रजिस्टर्ड है तो आपको हर महीना आपका जो जीएसटी रिटर्न है उसको लगाना होगा। अगला सवाल है रिटर्न से जुड़ा हुआ कि मुझे साल में कितना रिटर्न फाइल करने होंगे। उसका आंसर है कि आपको, अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो 12 महीने के लिए 12 जीएसटी 3 रिटर्न सबमिट करने होंगे। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से कम है तो आप क्वार्टरली क्वार्टरली आप जीएसटी और 1 फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको हर महीना जीएसटी 3B के साथ साथ जीएसटी और 1 भी फाइल करने होंगे और साथ साथ एक एनुअल रिटर्न फाइल करने होंगे। और यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोग जानते हैं कि आपको हर क्वार्टर में एक रिटर्न फाइल करने होते हैं और एक एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे आपको 12 और 12 यानी 24 + 1 25 रिटर्न फाइल करने होंगे। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है पर आप रेगुलर स्कीम में हो तो आपको 12, 4, 16 और एक 17 रिटर्न फाइल करने होंगे। जबकि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको सिर्फ साल में 5 ही रिटर्न फाइल करने होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम बेटर है, तो क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि कॉम्पोजिशन स्कीम का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे कोई स्टेट में माल बेचने चाहते हो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ई-वे बिल जनरेट नहीं होंगे। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाता है तब आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको मैंडेटरीली रेगुलर स्कीम में ही आना होगा। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे पूछा गया है, हु इज बेस्ट पर्सन टू गेट कॉम्पोजिशन स्कीम? इसका आंसर है कि जनरली 3 किस्म का बिजनेसमैन कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। पहला, जो रिटेल कस्टमर को सामान बेचते हैं, यानी जो सामान बेचने के बाद जो कस्टमर उनको टैक्स इनवॉइस का ऐसा ज़रूरत नहीं होता है। दूसरा है कि जो लोकल और रिटेल में ही बिजनेस करते हैं। और तीसरा है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ? पहले मतलब 2017-2018 में ऐसा प्रावधान था कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। पर बाद में इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है और अभी जो गवर्नमेंट का रूल है वो है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कैन आई स्विच ओवर फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन और वाइस वर्सा? इसका आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी मतलब आज के दिन इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, इफ आई विश टू कैंसिल माई जीएसटी नंबर देन कैन इट बी डन? इसका आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर आपको प्रॉपर ऑफिसर को वैलिड रीजन से सेटिस्फाई कराने होंगे कि क्यों आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कराना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अगर मैं किसी काम के लिए बाहर जाता हूँ या मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता हूँ या मेरा जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और मैं 3 महीना 6 महीना तक हॉस्पिटलाइज्ड रहता हूँ और उस केस में मैं जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, तो क्या गवर्नमेंट हेल्थ इशू में, हेल्थ ग्राउंड में मुझे कोई मर्सी कर देगा कि आप चलिए ठीक है 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको कोई लेट फीस देना नहीं होगा? तो इसका आंसर है कि आज के दिन तक ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, यानी कि कोविड सिचुएशन भी हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है बाय नोटिफिकेशन। पर आपको याद रखना है कि हर महीना आपको ड्यू डेट के अंदर ही आपको रिटर्न लगाने होंगे, अदरवाइज आपको लेट फीस देने होंगे। अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूँ मेरे बिजनेस के लिए तो क्या उसमें जो मैंने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी बेनिफिट मिलेगा? इसका आंसर है हाँ, आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो जो एसेट है वो ब्लॉक रेट के दायरे पे नहीं आते हैं और आप रेगुलर स्कीम में है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खरीदता हूँ तो उसमें मैं जो आईटीसी पे करूँगा, मतलब जो मैं जीएसटी पे करूँगा, क्या उसका मुझे आईटीसी बेनिफिट मिलेगा? इसका आंसर है नहीं, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस का आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। पर अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए टूर कर रहे हो तो टिकट में जो आप जीएसटी पेमेंट करते हैं उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स के साथ जीएसटी का क्या कुछ रिलेशनशिप है? इसका आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको जीएसटी नंबर और टर्नओवर मेंशन करने होंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जब आप पहली बार जीएसटी 1 या जीएसटी 9 फाइल करने जाओगे तब आपको पिछले साल का टर्नओवर जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल किए हो वो आपको बताने होंगे।
अगला क्वेश्चन है कि क्या जीएसटी का काम पूरा का पूरा ऑनलाइन है या कुछ मैनुअली है? इसका आंसर है कि पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आपको जुरिसडिक्शनल ऑफिस में विजिट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरा कोई परचेज तो नहीं है। उस केस में मुझे तो आईटीसी का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे जीएसटी पेमेंट करूँगा? इसका आंसर है कि आपको बिल्कुल वरी होने का ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर से 18% जीएसटी कलेक्ट कर लीजिए और वो पैसा आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। आपको अपने जेब से कुछ भी पेमेंट नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता है। वहाँ पे पूछा गया है कि माई क्लाइंट और कस्टमर पेज मी आफ्टर 3 मंथ्स, देन कैन आई पे जीएसटी आफ्टर 3 मंथ्स? इसका आंसर है कि नहीं। आप भले ही 3 महीने बाद पैसे रिसीव कर रहे हो, पर गवर्नमेंट को आपको मंथली रिटर्न के टाइम पे ही जीएसटी पेमेंट करने होंगे। क्योंकि जीएसटी का रूल में बताया जाता है कि जिस दिन आप बिल रेज कर रहे हो या जिस दिन आपको पैसा मिल रहा है, दोनों में जो अर्लियर डेट है, उसी डेट में आपका जीएसटी लायबिलिटी है, ये मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। इसमें पूछा गया कि अगर मेरा क्लाइंट या कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है और मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट में मेरा जो आईटीसी है, क्या मुझे वो रिफंड मिल जाएगा? इसका आंसर है कि आज के दिन तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मैं प्रोविजनल टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ मेरे कस्टमर्स को और बाद में मैं फाइनल बिल इशू कर सकता हूँ जब मुझे पेमेंट करेंगे? तो इसका आंसर है कि अगर आप गुड्स को लेकर डील करते हो, तो आप अगर जब तक फाइनल वो आपका टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, तब तक आप ई वे बिल नहीं बना सकते। पर अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपके साथ आपका क्लाइंट का कुछ टाई अप है, तो आप पहले पीआई इशू कर सकते हो और बाद में जब वो पेमेंट करेंगे तब आप फाइनल बिल दीजिए, पर ये दोनों में ही म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जानते हैं कि जब तक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होंगे, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि इफ आई कलेक्ट जीएसटी एंड डू नॉट पे इट टू गवर्नमेंट, देन व्हाट विल हैपन? इसको कहा जाएगा कि आप अनजस्ट एनरिचमेंट हो गए हैं और इसके लिए आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देने होंगे 18% पर एनम के हिसाब से, और लेट फीस और पेनल्टी अलग से देने होंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा आप सभी के लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक में नया वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।